Hello friends, now today we'll move on to the next topic of mechanics, and that is friction. Now the last topic that we had covered is Newton's law of motion. In Newton's law of motion, we had studied the three laws suggested by Newton describing the motion of particle which is under the action of a force or a set of forces. हमने पिछले चैप्टर में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में न्यूटन के तीन लॉ पढ़े हैं. द फर्स्ट लॉ सेज The first law is the law of inertia, and it says that any body kept at rest would remain at rest for infinite time until and unless some external force act on it, or any body moving would keep on moving with the same velocity in the same direction until and unless acted upon by external force. फिर सेकेंड लॉ हमने पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स. और फिर थर्ड लॉ हमने पढ़ा, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री लॉज वी यूज टू एनालाइज द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल. इन तीनों लॉ के माध्यम से हम कोई से भी पार्टिकल की मूवमेंट मोशन हम एनालाइज करते थे. उस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा हो अथवा ढेर सारी फोर्सेस लग रही हो, उन सभी फोर्सेस का उस पार्टिकल पर क्या इफेक्ट होगा, इसे हम समझने की कोशिश करते थे न्यूटन्स लॉ में. अब जरा सोचिए, एक बॉडी को या एक बॉल को मैंने रोल कर दिया. नाउ द न्यूटन्स लॉ सेज दैट उस बॉल को जिससे हमने रोल करा है वो इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रोल करती ही चली जाएगी. मगर क्या कभी ऐसा होता है? क्या एक बॉल को यदि मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल कर दूंगा तो वो इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या वो रोल करती ही जाएगी? नहीं. वो कुछ समय कुछ आगे बढ़ती है कुछ समय के लिए, और अल्टीमेटली वह धीमी होती जाती है, और धीमे होते हुए अल्टीमेटली वह रुक जाती है. अब जरा सोचिए, आखिर क्या हुआ, क्या चीज, क्या उस बॉडी पर किस तरह की फोर्स एक्ट करी, उस बॉल पर किस तरह की फोर्स एक्ट करी, जिस फोर्स की वजह से वह रोल करती हुई बॉल धीमी हुई और धीमे होते हुए रुक गई. नाउ जस्ट इमेजिन वी आर ड्राइविंग अ कार, and that car is running at a speed of 60 kilometers per hour, and we shut down the engine. हमने उस इंजन को बंद कर दिया, कार के इंजन को बंद कर दिया. कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, और उस दौड़ती हुई कार में हमने इंजन शट डाउन कर दिया. नाउ द न्यूटन्स लॉ सेज दैट दिस कार विच इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर वुड कीप ऑन रनिंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन फॉर इनफाइनाइट टाइम. वो कार को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही दौड़ते रहना चाहिए. मगर क्या ऐसा होता है? नहीं. वह कार धीमी होती है, उसकी स्पीड कम होने लगती है, उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, और अल्टीमेटली वह कार भी रेस्ट पर आ जाती है. आखिर वह कार धीमी क्यों हुई? उस कार पर किस तरह का और कैसा फोर्स लग रहा है? जस्ट इमेजिन अलमीरा, एक अलमीरा हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, and a child pushing that almirah, a child applying a force on that almirah. एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक भारी सी अलमारी है और उस पर फोर्स लगाया जा रहा है. नाउ द न्यूटन्स लॉ सेज दैट कि यदि यह फोर्स लगाया जा रहा है तो यह अलमीरा को मूव करने लगना चाहिए, इसको एक्सीलरेट करने लगना चाहिए, इसका मोमेंटम बढ़ने लगना चाहिए. मगर वह अलमीरा उस छोटे से बच्चे से जो छोटा सा फोर्स लगा रहा है, वो बच्चा उस अलमीरा को नहीं हिला पाता है, वो अलमीरा वहीं की वहीं खड़ी रहती है. हाउ
does this happens? When a child is applying a force, a small amount of force on that almirah, the child is trying to push that almirah, but he is not able to do that. वो अलमीरा बिल्कुल स्टेशनरी है। इसका मतलब है कि वहां पर किसी तरह का कोई अपोजिंग फोर्स है जो उस अलमीरा को मूव नहीं होने दे रहा है। फोर्स होने के बावजूद भी वहां कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। In all these examples, here we have got the role of friction. हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उस चैप्टर को पढ़ते समय कहीं कोई फ्रिक्शन की बातचीत नहीं करी। हमने हमेशा हर सरफेस को, हर कांटेक्ट को स्मूथ माना और हमने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन 3 लॉ को समझने की कोशिश करी। अब इस चैप्टर में हम एक और तरह का फोर्स, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, वह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके इफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस फोर्स को ऐड करके हम आगे की फिजिक्स समझना चाहते हैं। इनफैक्ट हम इधर फिजिक्स के नेचर को समझने की कोशिश करें। हम धीरे धीरे करके, हमने सबसे पहले मोशन इन 1D पढ़ा, जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फिर हमने मोशन इन 2D पढ़ा, जब एक पार्टिकल प्लेन में मूव करता है। फिर हमने न्यूटन्स लॉ, फिर न्यूटन्स लॉ में हम फ्रिक्शन को ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद आने वाले चैप्टर्स में इस तरह से हम तरह तरह की मोशंस को आगे इंटीग्रेट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। जब एक प्लेन में एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे। फिर हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे और हम तरह तरह के फोर्सेस को भी आगे फिजिक्स में, अभी हम फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पढ़ेंगे और उन सबके इफेक्ट को हम ऐड करते जाएंगे। इस तरह से हम फिजिक्स को इंटीग्रेट करते जाएंगे और हम पूरी फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अब फिजिक्स को समझने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ तो हमने पढ़ लिया है, अब फ्रिक्शन। अब देखिए, व्हाट इज फ्रिक्शन? In fact, it's that force which opposes the relative motion or which opposes the impending motion. Relative motion means दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यदि मूवमेंट करने लगे तो वो दोनों बॉडी उस रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। That is frictional force. Now what do you mean by impending motion? Impending motion means कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है और फोर्स लगाकर इस बॉडी को मूव करने का प्रयास करा जा रहा है, इसको एक्सीलरेट करने का प्रयास करा जा रहा है। नाउ वी यूज्ड टू से दैट दिस ब्लॉक, दिस बॉडी इज अंडर इंपेंडिंग मोशन। यह मूव करना चाहती है और इस इंपेंडिंग मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए देयर स्टार्ट्स एक्टिंग अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस बॉडी। यह बॉडी जो एक भारी बॉडी, एक भारी सा क्रेट जमीन पर रखा हुआ है और मैं उसको धक्का दे रहा हूं, उसको पुश कर रहा हूं, उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं और वह क्रेट मूव नहीं हो रहा है। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट क्रेट। Such a situation is termed as impending motion. Frictional force is that force which opposes relative motion or impending motion. Up. Why do we have this frictional force? How do we have this frictional force? हम कहते हैं a surface may look smooth, बिल्कुल चिकना संगमरमर है, बिल्कुल चिकना कोई प्लाई है और प्लाईवुड है, वो हमें दिख रहा है बिल्कुल चिकना, बिल्कुल स्मूथ। मगर यदि उस पर कोई ब्लॉक रखा जाता है, इवन दैट ब्लॉक अपीयर्स
opposition, even that block experience frictional force. We have got a classical theory describing the frictional force. For example, this situation, यह सरफेस जो कि स्मूथ दिख रहा है, यह ब्लॉक जो कि स्मूथ दिख रहा है, बट इफ वी गो फॉर द माइक्रोस्कोपिक व्यू, यदि हम इस रीजन का माइक्रोस्कोपिक व्यू यदि हम लेंगे, यदि हम माइक्रोस्कोप से इसको देखने गए, तो यह जो सिचुएशन है यह कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। दिस इज द सरफेस व्हेन व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से देखने पर यह आपको चिकना हो सकता है दिख रहा हो, मगर माइक्रोस्कोप से देखने पर वहां पर डिप्रेशंस और क्रस्ट और ट्रफ कुछ इस तरह से अप और डाउन यह चीज दिखेगी। और यह ब्लॉक जो हो सकता है आपको देखने में बहुत स्मूथ दिख रहा हो, मगर यह ब्लॉक भी माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। Now, the contact between this horizontal surface and between these two blocks, it's not plane. It's such a type of contact. Now, when we apply a force in order to move this block, if we apply a force on the block in order to move it, now there appears a opposing force. हम कहते हैं यह जो दोनों ब्लॉक और सरफेस का जो कांटेक्ट है, उस जगह पर अलग अलग जगह पर इस तरह से फोर्सेस इस कांटेक्ट पर लगने लगेगा। दिस इज द रियल और द प्रैक्टिकल सिचुएशन। नाउ इन सभी फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं और रिजॉल्व करके एक कंपोनेंट इन सभी का वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जा सकता है और इन सभी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया जा सकता है। इन सभी फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, द सम टोटल ऑफ ऑल दोस कंपोनेंट, वी कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन। Normal reaction, and we generally denote it by N. While the horizontal component of all these forces, इन सभी forces का जो horizontal component है, which is opposite to this force, applied force, which is opposite to the relative motion or the impending motion. यदि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सभी फोर्सेस का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। द सम टोटल ऑफ ऑल दिस फोर्सेस वी कॉल इट फ्रिक्शनल फोर्स। वी जनरली डिनोटेड बाय Fr एंड वी कॉल इट फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को हम इस चैप्टर में समझना चाहते हैं, इसके रोल को समझना चाहते हैं। इनफैक्ट यह जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यह कई जगह पर अनडिजायर्ड फोर्स होती है और कई जगह पर यह डिजायर्ड फोर्स होती है। कहां पर यह अनडिजायर्ड है और कहां पर यह डिजायर्ड फोर्स है, इन सब बातों को हम इस चैप्टर में आगे जाकर धीरे धीरे करके समझेंगे। नाउ वी यूज्ड टू से दिस इज
classical concept in order to describe the frictional force, the origin of frictional force. Although हम आगे जाकर इस चैप्टर में यह बात डिस्कस करेंगे that this frictional force is independent of cross sectional area. It's independent of area of contact. It's independent of the area of contact. आगे जाकर मैं इस बात को समझाऊंगा. अब हम कहते हैं कि वाकई में यदि यह कंसेप्ट, यह थ्योरी होती, इसी की वजह से फ्रिक्शन होता, तो फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करती. जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता, ये इफेक्ट कम होता और फ्रिक्शनल फोर्स कम होता, और जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा उतना ही इस तरह से कांटेक्ट पर ये इफेक्ट ज्यादा होगा और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा. यदि वाकई में यह थ्योरी और यह कंसेप्ट सही है तो फ्रिक्शनल फोर्स को एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करना चाहिए. बट एक्सपेरिमेंट एंड द फर्दर स्टडीज रिवील्ड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट. what I am trying to conclude is that this theory is not a perfect theory, not a theory that could be accepted or that could be 100% relied on. इसकी एक और वजह है. Further experiment and observations revealed that if we polish a surface and smoothen it, यदि हम इस ब्लॉक के इस सरफेस को पॉलिश करें, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को पॉलिश करें, उसको बिल्कुल स्मूथ बनाएं, जितना अधिक हम पॉलिश करेंगे, जितना अधिक हम स्मूथ बनाएंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम होती जानी चाहिए. बट थ्रू एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व्ड दैट कि ज्यादा पॉलिश कर देने से और ज्यादा स्मूथ कर देने से फ्रिक्शनल फोर्स कम होने के बजाय उल्टा बढ़ जाती है. यदि हम हाईली पॉलिश्ड कॉपर सरफेस ले लें, हाईली पॉलिश्ड कॉपर सरफेस, हाईली polished and plain and smooth copper surface, और इसके ऊपर हम कॉपर का ही ब्लॉक रख दें. दिस इज ऑल्सो अ कॉपर ब्लॉक, और यह कॉपर ब्लॉक भी हाईली पॉलिश्ड है एंड प्लेन एंड स्मूथ एंड. नाउ व्हाट डू वी थिंक? हम ऐसा सोचेंगे कि यदि यह कॉपर का सरफेस है और वह कॉपर का सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकना है, दिख रहा है चिकना, और इसके ऊपर हमने कॉपर का ही ब्लॉक रखा, वो कॉपर का ब्लॉक भी प्रॉपरली पॉलिश है, प्रॉपरली प्लेन दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू उसका बिल्कुल प्लेन दिख रहा है. नाउ वी थिंक दैट अब इस जगह पर फ्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए. देयर मस्ट बी नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग. यदि हम इधर फोर्स लगाएं तो बिल्कुल इसको तेजी से एक्सीलरेट होते जाना चाहिए, मगर इसका ठीक उल्टा,
यदि हम वाकई में यह एक्सपेरिमेंट करके देखें तो हम पाएंगे द फ्रिक्शनल फोर्स हियर ऑब्जर्व्ड इज इनॉर्मसली लार्ज. हियर frictional forces is enormously large. बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जर्व होती है. अब इस सिचुएशन को देखकर, इस एग्जाम्पल को देखकर, नाउ वी need to rethink the cause of frictional force. And here we introduce a new concept in order to describe frictional force. हम कहते हैं कि this may be one of the reason of frictional force between the two contact, but this can't be the sole reason. सिर्फ यही नहीं है. Beside it, we used to say there is some adhesive and cohesive forces between the atoms of the two bodies, the two blocks, or the two surfaces. There must be some electrical forces, magnetic forces between the atoms or the molecules of the two bodies. यह बॉडी और इस बॉडी के बीच में जो एटम्स है, उन एटम्स के बीच में एडेसिव फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्सेस है, कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है, मैग्नेटिक फोर्सेस है, एंड दैट लीड्स टू फ्रिक्शनल फोर्स. हम कहते हैं इफ दिस इज अ ब्लॉक kept over this surface, now here we have got atoms and molecules. Now there is some adhesive or cohesive forces between these atoms and molecules of this block and this surface. These forces may be due to electrical forces or the electrical properties or due to their magnetic properties. If the body is applied with a force, or if a body is tending to move in this direction, or if this body is moving in this direction, the net forces over this molecules, over this atoms is in this direction, and these forces can be resolved. These forces can be resolved in two perpendicular directions. One component would be vertically upward component and another component would be in horizontal direction. The sum total of all the forces in vertically upward direction or in this direction, or which is perpendicular to the area of contact, the sum total of component of forces perpendicular to this area of contact, we call it normal reaction, and the sum total of all the forces along the area of contact, we denote it by Fr, and we call it frictional force. And this force which is perpendicular to the area of contact, we call it normal reaction. Now, हम इसी फ्रिक्शनल फोर्स को इस चैप्टर में फर्दर डिटेल में और एलाबोरेट में पढ़ना चाहते हैं. हम कहते हैं अब इसके आगे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह हम
सिर्फ इसको भी नहीं मानेंगे और सिर्फ इसको भी नहीं मानेंगे, हम कहेंगे इट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू। किसी केस में यह फैक्टर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई देता है और किसी केस में इस फैक्टर की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से, एडेसिव कोर और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई देता है, और इन दोनों के जॉइंट इफेक्ट की वजह से भी फ्रिक्शनल फोर्स दिखता है। हम बस यह कहेंगे इट्स अ अपोजिंग फोर्स, इट्स अ रेजिस्टिंग फोर्स, दिस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन और दिस फोर्स अपोजेस द impending motion, or this force resists the relative motion between the two blocks or between the two bodies or between the two area of contact, or this frictional force resists the impending motion. अब मैं इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स और उसके टाइप्स बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट डाउन, हैव अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट.